हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है कि इसका जो मान होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ है कि एक AMU बराबर होता है। तो एक AMU किसके बराबर होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के। थर्ड है एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है अगला कि विमीय रूप से सही संबंध क्या है। तो यहाँ पर जो सही संबंध है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो है के बराबर या के समानुपाती mv²। क्या है ये? के समानुपाती mv²। छठा है यहाँ पर प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये मात्रक है दूरी का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? ऐसा कौन सा मात्रक है जो मूल मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक है? तो ये है न्यूटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है आठवां, निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। तो कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ये है लीटर। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है? तो जिस किसके समान नहीं है? तो ये समान नहीं है तनाव और पृष्ठ तनाव के। ऑप्शन स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 3 की, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो ये करता है वेग को। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। तो जब किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं अचानक से ऊपर से, तो क्या शून्य होगा? तो इसके लिए शून्य होता है प्रारंभिक वेग। स्थिति समय ग्राफ समय एक्स के समांतर हैं। इसका क्या अर्थ है? इसको इसका अर्थ यह है कि वस्तु एक समान गति में गतिशील है या एक समान वेग से गतिशील है। होता है यहाँ पर कि वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से गिरा गया क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है विस्थापन दर्शाता है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में तो नहीं था, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? ये विस्थापन लिख देना है। परीक्षा में कभी भी गलत ऑप्शन वाला नहीं आएगा। यदि आता है तो आपको बोनस नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है? तो ये कभी भी समय अक्ष के लंबवत नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके लिए क्या शून्य हो सकता है? तो उसके लिए विस्थापन शून्य हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है यहाँ पर अध्याय 4, जिसका नाम है समतल में गति। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित सदिश राशियों का समूह है। कौन सी राशियों है ऐसी है जिनमें समूह सदिश राशियों का है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। ये तीनों ही राशियाँ सदिश है। उसके बाद दूसरा है कि यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों परिमाणों के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर दोनों में जो कोण है वो बनता है 0 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है। दो सदिशों ए व बी के मध्य का कोण थीटा है, तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? तो ये परिमाण हो जाएगा अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए? तो ये होता है 45 डिग्री का। निम्न में से किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? क्षैतिज परास समान कब रहेगा? जब दोनों के कोणों का जो योगफल है वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री और 50 डिग्री। फिर है अदिश राशि वह है जो उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे किसी भी अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों न हो। उसके बाद है कि घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग कितना होता है? तो ये होता है π/30 रेडियन प्रति सेकंड। क्या होता है? π/30 रेडियन प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से द्विमीय गति नहीं है। तो यहाँ पर जो द्विमीय गति नहीं है वो ये है कि किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती
गेंद की गति द्विमीय गति नहीं होती है। उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप्य का त्वरण कितना होता है? तो ये होता है g, स्मॉल g होता है। फिर है किसी प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। प्रक्षेपण कोण का मान कितना होता है? तो प्रक्षेपण कोण का जो मान होता है ये होता है 45 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो महत्तम कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के गति और त्वरण के मध्य का कोण कितना होता है? तो ये भी होता है 90 डिग्री का। फिर अभिकेंद्रित त्वरण सदैव होता है, तो अभिकेंद्रित त्वरण हमेशा केंद्र की ओर ही लगता है। उसके बाद अगला पार्ट, पाँच गति के नियम। तो एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो कथन सत्य है वो दोनों कथन सत्य है कि परिणामी बल भी शून्य होता है और इस पर कोई त्वरण भी नहीं लगता है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है बल के। ऑप्शन सी सही है। गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है तो क्या संरक्षित रहेगा? तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा। क्या संरक्षित रहेगा? उसका संवेग यहाँ पर संरक्षित रहेगा। उसके बाद किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या है? केवल उसका द्रव्यमान है। रैकेट नोदन आधारित होता है, तो रैकेट नोदन जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को कैसा महसूस करेगा? तो वह भारहीन महसूस करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारहीन महसूस करेगा। नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय जो क्रिया बल है वो कहाँ लगता है? तो क्रिया बल जो लगता है वो नाव पर लगता है। और जो यहाँ से एक इस प्रकार से भी बन सकता है कि प्रतिक्रिया बल कहाँ लगता है? तो प्रतिक्रिया बल लगता है यह उस नाव पर सवार पर, जो उसमें सवारी कर रहा था उस पर लगता है ये, है ना। या सवार पर लिख सकते हैं या व्यक्ति पर लिख सकते हैं। यहाँ पर यह लगता है प्रतिक्रिया बल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अध्याय 6 जिसका नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो क्या ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ये वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? यदि निकाय द्वारा संरक्षित बल के विरुद्ध में कार्य किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ती जाती है। फिर अप्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है, तो अप्रत्यास्थ संघटन में केवल संवेग संरक्षित रहता है। जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। उसके बाद एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी पृथ्वीतल से ऊंचाई एच तक पहुंचाता है। ये तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है जहां पर ए से बी तक गया है वो सीढ़ियों की सहायता से। दूसरी स्थिति में वो ए से बी तक गया है इस परिवलयाकार मार्ग के माध्यम से। और यहाँ पर थर्ड में इस प्रकार से गया है वो ए से बी बिंदु तक सीधे गया है ऊंचाई तक। तो यहाँ पर इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो यहाँ हम देखें इन तीनों में जो ऊंचाइयाँ हैं, एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी, ऊंचाइयाँ समान हैं। तो इसलिए किया गया जो कार्य है वो भी क्या होगा? वो भी समान ही रहेगा। उसके बाद है अध्याय 7 जिसका नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा है कि जड़त्व आघूर्ण यानी कि आई का ऐसा मात्रक क्या है? तो उसका ऐसा मात्रक होता है kgm² यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। फिर है किसी बलयुग्म का आघूर्ण निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिसके परितः आघूर्ण हम ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक है, तो कोणीय संवेग का जो ऐसा मात्रक है वो होता है जूल सेकंड यानी कि JS, जूल सेकंड। फिर है एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए? तो पहला तो उसको जो नेट बाह्य बल होता है वो शून्य होना चाहिए और बाह्य बल आघूर्ण जो है वो भी शून्य होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही इसमें आवश्यक है। उसके बाद आता है अध्याय 8 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। पहला प्रश्न यहाँ हमसे पूछा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दुगुनी कर देने पर क्या कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल में कोई अंतर नहीं आएगा, F ही रहेगा। फिर है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनका द्रव्यमान वही रहे, केवल उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये हो जाएगा उस पहले वाले बल का एक चौथा, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, F/4। फिर है थर्ड यहाँ पर कि दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होगा। तो ये होता है r⁻² के। क्या होता है, r⁻² के, ये वाला। इसको हम क्या लिखते हैं, r⁻² भी लिखते हैं, या इसे हम 1/r⁻² भी लिखते हैं, है ना। ये जो है ये बल जो लगता है वो इसके समानुपाती होता है, इस प्रकार से। चौथा है यहाँ पर समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि एक पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले का 3/4, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर है यहाँ पर कि प्रकृति के निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल दुर्बल है, सबसे दुर्बल बल कौन सा है। तो सबसे जो दुर्बल बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है। तो प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर जो बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी सही है। किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता का कारण क्या है। तो ये कारण है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है, शून्य प्रतिक्रिया बल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो ये होता है अनंत पर, ऑप्शन सी करे सही है। 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर कितना होगा। पृथ्वी के सतह पर भार बताना है, जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 10 लिया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, mgs के फॉर्मूले से निकल जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम है। चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी ये होगा 100 ग्राम का। पिंड का द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, भार चेंज हो सकता है। अगला, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, कितना है, 100 किलोग्राम है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये होगा 100 किलोग्राम। पिंड का द्रव्यमान कभी भी किसी भी स्थान पर चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी कि पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का दुगुना होता है। एम द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग v के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन बी, v समानुपाती m⁻1/2। क्या है ये, m⁻1/2, इस प्रकार से है, v समानुपाती m⁻1/2, ठीक है, m⁻1/2। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी ग्रह और उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है ना। अनुपात क्या होता है, तो इसका आंसर है 2:3, 2:1। क्या है, 2:1 है। उसके बाद किसी पिंड को पहले 100 मीटर पर एवं फिर 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो निम्न में से क्या सत्य है। तो ऑप्शन बी सही है कि पिंड पर पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। फिर है आर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर m द्रव्यमान के 3 पिंड रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे 2 m द्रव्यमान के
पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो ये हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि संतुलन अवस्था में वह पिंड रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम यानी कि क्षेत्रफल का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक ग्रह यानी कि एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना और व्यास लगभग 2 गुना है, तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का भार एक्स ग्रह पर कितना होगा? तो ये होगा 40। कितना होगा? 40 किलोग्राम भार यानी कि 40 न्यूटन का भार होगा। एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमा कर रहा है। कितनी चाल से? 8 गुनी चाल से परिक्रमा कर रहा है। पिंड एवं पृथ्वी के त्रिज्याओं में अनुपात होगा, तो यह होगा 1:8 या 1/8 का अनुपात यहाँ होगा। फिर यदि पृथ्वी की त्रिज्या को आधी कर दी जाए और उसका घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधा। ऑप्शन ए सही है, आधा ही रह जाएगा। फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है, तीव्रता का जो मात्रक है, वो है मीटर सेकंड -2, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ms-2, या हम संकेतों में बोलें तो इसे लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड वर्ग, है ना। मीटर प्रति सेकंड वर्ग इसे लिखा जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कहाँ होता है? तो ये हमारे चयन अनुसार कहीं भी शून्य हम मान लेते हैं। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, किस पर चाल निर्भर करती है वो हमें बताना है। तो ये निर्भर करती है प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर निर्भर करती है, न तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है पिंड के, न उसकी दिशा पर निर्भर करती है। जब दोनों नहीं हैं और तो ये उपयुक्त सभी तो आने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो यहाँ पर जो नियत रहेगी वो रहेगी कोणीय संवेग नियत रहेगी। अध्याय 9 जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। क्या नाम है? ठोसों के यांत्रिक गुण। पहला प्रश्न, विमाहीन राशि है, विमाहीन यानी कि मात्रक विहीन राशि कौन सी है? तो मात्रक विहीन राशि है विकृति, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात है। आकृति, आयतन विकृति संभव है। आयतन विकृति किसमें संभव है? तो आयतन विकृति जो है ठोस और द्रव दोनों में ही संभव है। ऑप्शन नंबर द यहाँ सही हो जाएगा, दोनों में संभव है। पायसन अनुपात का व्यवहार में मान संभव है। कितना मान संभव है? तो देखिए पायसन निष्पत्ति का जो मान होता है वो होता है -1 से लेकर 0.5 के बीच में। कितना होता है? 0.5 के बीच में। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ दो ऑप्शन सही बैठते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 0.4। 0 बहुत ही कम राशियों का मिल पाता है, तो यहाँ पर जो व्यवहार में संभव है वो मान है 0.4। व्यवहार में मान कितना संभव है? 0.4, है ना। यहाँ दोनों मान संभव है, 0 भी संभव है, 0.4 भी संभव है, लेकिन व्यवहार की हम बात करें तो 0.4 संभव है। हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम किसे बताता है? तो ये बताता प्रत्यास्थता गुणांक को। एक ही पदार्थ से बने दो तारों से जिनकी लंबाइयां समान है परंतु त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, समान भार लटकाने पर इनकी लंबाई में वृद्धि का अनुपात होगा। कितने होगा? तो ये होगा 4:1 का। महाधमनी खंड जैसे पदार्थ जिन्हें तनित कर अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रत्यस्थालक। ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कितना होता है? तो ये होता है कम। ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यास्थता की श्रांति यानी कि थकान इसके लिए न्यूनतम होती है, तो प्रत्यास्थता की थकान जो है ये क्वार्ट्ज के लिए सबसे कम होती है। ये जेट लिखा है, ये क्वार्ट्ज है। क्या लिखा है? ये क्वार्ट्ज, इसके लिए सबसे न्यूनतम होती है। फिर है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? तो सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ पदार्थ है वो है इस्पात। अध्याय 10 जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। तरलों के
यांत्रिक गुण। पहला प्रश्न, प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब है लगभग कितना होता है? तो ये होता है 10⁵ पास्कल। शांता गुण है, शांता किसका गुण है? तो शांता है द्रव और गैस दोनों का गुण है। ऑप्शन द सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक नहीं है, जो मात्रक नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है न्यूटन प्रति मीटर। ये दाब का मात्रक नहीं है। आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है? तो आदर्श तरल की सांद्रता होती है 0। गैसों की सांद्रता का क्या कारण है? तो गैसों की सांद्रता का कारण है विसरण। द्रवों की सांद्रता का क्या कारण है? तो द्रवों की सांद्रता का कारण है सहसंजक बल। कांच की केसनली में पारे का मेनिस्कस होता है, तो ये होता है अवतलाकार में। किस आकार में होता है? अवतलाकार में होता है। और सांद्रता गुणांक का मात्रक क्या है? तो सांद्रता गुणांक का जो मात्रक है वो होता है पॉइस। क्या होता है? पॉइस होता है, पॉइस भी बोला जाता है। तो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं। कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा? तो छोटा वाला जो गोला है वो सबसे पूर्ण होगा, गोल होगा। कांच की केसनली को किसी द्रव में डुबोने पर केसनली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है। द्रव और कांच के मध्य में स्पर्श कोण कितना होगा? तो ये होगा 0 डिग्री का, 0 डिग्री का वहाँ पर कोण बनेगा। फिर अध्याय 11 द्रव्यों के या द्रव्य के तापीय गुण। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व घनत्व सर्वाधिक होगा? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वास्तविक मान इसका है 3.98 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक ये कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारता अधिक होती है? तो ये होती है एल्यूमिनियम की। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य की माप -273.15 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप कितनी होगी? तो ये होगी -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है, तो ये किसके तुल्य होता है? ये होता है 20 केल्विन के। ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मात्रक होता है, तो ये होता है ऑप्शन द जूल प्रति डिग्री सेल्सियस इंटू मोल, है ना। क्या होता है ये? जूल प्रति डिग्री सेल्सियस इंटू मोल। फिर है लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस है, प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो लोहे का आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। धातु की किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता है। तो जो प्रसार है वो निर्भर नहीं करेगा किस पे? उसके ठोसपन पे या फिर उसके खोखलेपन पे। विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा मात्रक है, तो इसका सही आंसर है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन ये इसका सही आंसर है। फिर 1 मीटर लंबी छड़ AB के एक सिरे ए का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तथा बी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। सिरे बी से 60 सेंटीमीटर की दूर छड़ पर ताप कितना होगा? तो ये हो जाएगा 64 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 64 डिग्री सेल्सियस का ताप हो जाएगा। इसके बाद अध्याय 12 इसका नाम है ऊष्मा गतिकी। पहला प्रश्न, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करती है केवल? तो ये करती है केवल ताप पे। किसी ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन द कि 0 बराबर होता है del U + del W के। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा कभी भी नहीं बदलती है। रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में रुद्धोष्म की मात्रा नियत रहती है। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है, तो ये आती है बाह्य कार्य करने के लिए। एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और उसके द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो ये हो जाएगा 654 जूल के बराबर।